वेलकम टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। छोटा सा ये चैप्टर है बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो लाइफ टाइम ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए वो क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में अगर आप कंफ्यूज रह गए, डाउट रह गया, तो लाइफ टाइम ज्योग्राफी आपको परेशान करेगी। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो 10th तक या उसके आगे, हमेशा आप परेशान रहने वाले हो। ठीक है, तो इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस करना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, इजी हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर के नाम में ही हमें सब कुछ दिया गया है। क्या? इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमें पढ़ना क्या है? हमारा देश इंडिया के बारे में, इसकी साइज कितना बड़ा है हमारा देश, और दूसरा लोकेशन, वर्ल्ड मैप पे हमारी कंट्री कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेटेड है। हमें ये दो चीज़ें ही अपने देश के बारे में इस चैप्टर में पढ़नी है। और हमारा जो पहला टॉपिक भी दिया गया है वो है लोकेशन। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक भी दिया गया है लोकेशन, कि हम कैसे लोकेट करेंगे कि हमारा देश वर्ल्ड मैप पे एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो आप कैसे बताओगे? देखो समझो, अगर स्क्वायर पीस ऑफ लैंड है, सपोज करो कि अगर कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है, स्क्वायर है, तो आप इस पे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये सब बहुत आसानी से बता सकते हो। कि देखो, अगर आपको यहाँ इंसान यहाँ खड़ा है तो कह देगा कि मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, कोई यहाँ खड़ा है तो कह देगा मैं वेस्ट में खड़ा हूँ, कोई यहाँ खड़ा है तो कह देगा मैं ईस्ट में खड़ा हूँ। तो अगर स्क्वायर पीस ऑफ लैंड है तो वहाँ पे आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बता सकते हो। लेकिन सर्किल पे आप कैसे बताओगे कि हमारी पृथ्वी गोल है ना? आप इस पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कैसे बताओगे? आप बोलोगे क्यों नहीं बता सकते? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। आप बोलोगे उस पर भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, अर्थ घूम रही है। तो सपोज करो कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, कह देगा कि मैं तो वेस्ट में खड़ा हूँ, लेकिन अर्थ तो ऐसे ऐसे घूम रही है। अर्थ तो घूम रही है ना, ऐसे गोल गोल रोटेट कर रही है ना। तो रोटेशन जब अर्थ कर रही है तो ये अर्थ, जो इंसान यहाँ खड़ा है, ये भी तो घूम के यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को ना, कि अर्थ घूम रही है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और कहते मैं वेस्ट में खड़ा हूँ, तो नहीं हो, क्योंकि अगर अर्थ घूम रही है तो तुम भी तो भाई घूम के इधर ही आ जाओगे। तो वेस्ट जो हो गया वो ईस्ट बन जाएगा, ईस्ट वाला इंसान थोड़ी देर में वेस्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो कि अर्थ, वैसे अपने हाथ में एक क्रिकेट बॉल ले लो, ठीक है, और अब बॉल पे देखो, तुम क्या ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बता सकते हो? नहीं बता सकते। कि अगर बॉल को उछालोगे, घूमेगी बॉल, तो आप वहां पे डायरेक्शंस आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि बॉल घूम रही है तो डायरेक्शंस हमेशा चेंज हो रही हैं। तो कहीं पे भी आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एक सर्किल के ऊपर नहीं बता सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री इंडिया ये वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में है, कि वेस्टर्न पार्ट में, कि नॉर्दर्न पार्ट में, कि सदर्न पार्ट में है। आप इस तरीके से पिन पॉइंट नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, और गोल ही होने के बाद घूम भी रही है सर्किल की तरह, और घूम भी रही है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आप इतने आसानी से नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो इसका साइंटिस्ट ने कुछ इलाज सोचा। क्या इलाज सोचा? ध्यान से बस सुनते जाना, स्टोरी की तरह सुनते जाओगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या? सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट ने कहा, देखो मैं बताता हूँ, देखो दो सर्कल्स बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, ऐसे ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। एक एक इनको बोल दिया गया लैटिट्यूड्स। ऐसे याद कर, समझ लो, लेटी हुई लाइंस है ना, तो लैटिट्यूड्स याद कर लो, ठीक है। लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन से, असल में जाके ड्रॉ नहीं की, इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ की गई, इनको बोल दिया गया लैटिट्यूड्स। और कुछ लाइंस को ऐसे ड्रॉ किया गया, ऐसे वर्टिकली, ठीक है, और इनको बोल दिया गया लॉन्गिट्यूड्स। नाम आपने सुन रखा होगा छोटी क्लासेस में, और बहुत बच्चों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे एक तरह से रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्या? ये क्या है? ये है लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस, लैटिट्यूड्स याद कर लो, ठीक है। और ये खड़ी खड़ी हैं, तो ये वाली क्या हो गई? ये हो गई लॉन्गिट्यूड्स। बस सुनते जाओ, ठीक है। और क्या कहा कि हर एक लैटिट्यूड या हर एक लॉन्गिट्यूड जो ड्रॉ की गई है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ड्रॉ की गई है, एक, और हर एक लैटिट्यूड और हर एक लॉन्गिट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ ड्रॉ की गई है, और उसकी एक पर्टिकुलर डिग्री है। डिग्री है मतलब जैसे कि ये 45 है, मान लो ये 60 है, कोई 30 पे होगी, कोई 20 पे होगी, यहाँ भी कोई 45 पे, कोई 30 पे, कोई 20 पे, अलग अलग डिग्री। हर एक लैटिट्यूड को, हर एक लॉन्गिट्यूड को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ ड्रॉ किया गया है एक पर्टिकुलर डिग्री पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, देखो ये मैप दिया गया है, ये जो लाइंस आप देख पा रहे हो क्या, ये लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो खड़ी खड़ी हैं
ये लॉन्गिट्यूड। और देखो हर एक की अपनी एक डिग्री है, यहाँ दी गई है, देखो हर एक की अपनी एक डिग्री है, हर एक लैटिट्यूड और हर एक लॉन्गिट्यूड की अपनी एक डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि साइंटिस्ट ने कुछ लाइंस ड्रॉ की, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड्स हैं, खड़ी वाली लाइंस लॉन्गिट्यूड्स हैं, हर एक लैटिट्यूड और हर एक लॉन्गिट्यूड की अपनी एक पर्टिकुलर डिग्री है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या किया, आगे साइंटिस्ट ने कहा कि वो लैटिट्यूड, ध्यान से सुनना, वो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही होगी एक, देखो ऐसे पूरी गई है और 0 डिग्री पे गई, यहाँ पे 0 डिग्री पे गई होगी, है ना। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। वो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। समझ में आ गया। और बोला कि वो लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। ध्यान से सुनना, वो लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। देखो यहाँ पे डॉटेड, यहाँ पे भी दिया गया है, ये देखो डॉटेड, ये है प्राइम मेरिडियन लाइन। देखो यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे भी 0 है कि नहीं, 0, और ये ड्रॉ की गई है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, वो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर, और वो लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमारी आधी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई लोकेशन के बारे में। कैसे सॉल्व हो गई, अब चलो दोबारा ड्राइंग से समझते हैं। ठीक है, ये देखो एक सर्किल इधर, एक सर्किल इधर। ठीक है, वो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोल रहे हैं इक्वेटर, और वो लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री पे ड्रॉ की गई है उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इस इक्वेटर लाइन के ऊपर जो भी रीजन आएगा उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर जो रीजन आएगा उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझने के लिए एक क्रिकेट की बॉल या कोई भी बॉल आपके पास हो उसको अपने हाथ में पकड़ लो। ठीक है, और इमेजिन करो कि तुमने बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली काट दिया, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न पार्ट बोल लो। ठीक है, हेमिस्फीयर बोलना ज्यादा सही रहता है लेकिन। ठीक है, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर। बॉल लो, उसको ऐसे बीच से काट दो, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और क्या बोला कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन हमने ड्रॉ की है इसके इधर का रीजन हम बोल देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर का रीजन हम बोल देंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दोबारा बॉल लो, वर्टिकली काट दो, एक तरफ लिख दो वेस्ट, एक तरफ लिख दो ईस्ट। ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अर्थ हमारी घूमते हुए किधर भी जाए हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लिया है। कैसे, चलो फिर से देखो, यहाँ पे मैप पे देखो अर्थ हमारी घूम रही है। अब तुम्हारे मन में फिर से क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइम मेरिडियन लाइन ड्रॉ भी कर दी और इसको वेस्ट बोल दिया और इसको ईस्ट बोल दिया तो भी क्या होगा, अर्थ तो घूम रही है और वेस्ट और ईस्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, अब चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते हुए अर्थ कहीं पे भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है। हमने अपना एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड बना दिया कि ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और इस लाइन के इधर वाले रीजन में जिधर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ रहा है इसको हम बोल देंगे वेस्ट। अर्थ घूम के कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। प्राइम मेरिडियन लाइन के इधर का रीजन जिधर अमेरिका वगैरह लोकेटेड है इसको हम हमेशा वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, मान लो परमानेंट टैटू करा दिया इसके ऊपर कि अब तुम कहीं पे भी घूम के जाओ तुमको तो हम वेस्ट बोलेंगे, और इधर का रीजन हमने बोल दिया ईस्ट। जैसे कि क्रिकेट बॉल को अपने हाथ में लो, एक तरफ परमानेंट मार्कर से लिख दो वेस्ट और दूसरी तरफ परमानेंट मार्कर से लिख दो ईस्ट। अब उस बॉल को उछालो, फेंको, कहीं भी कुछ भी करो। ठीक है, जब भी बॉल को अपने हाथ में लोगे तो परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है ना, एक तरफ वेस्ट और एक तरफ ईस्ट, है ना, तो समझ में आ जाए कि ये वाला वेस्ट मैंने माना था, ये वाला ईस्ट माना था। ठीक है, तो मे बी लॉजिकली ये बात सही नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह दिया कि देखो अर्थ घूम रही है, घूम के किधर भी जाए हमने तो परमानेंट मार्कर से लिख दिया कि इधर का रीजन वेस्ट, इधर का रीजन ईस्ट। जोक्स अपार्ट, बट ये एक फिक्स्ड
पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, ये एक फिक्स्ड हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन जो हमने ड्रॉ की, ये एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया कि हमने मान लिया कि इधर का रीजन हमेशा वेस्ट होगा, इधर का रीजन हमेशा ईस्ट होगा, चाहे अर्थ घूम के किधर भी जाए, भले अर्थ घूम रही है, भले ये रीजन बाद में इधर आ जाए, ये रीजन उधर चला जाए, कोई मतलब नहीं है। हमेशा साइंटिस्ट ने कह दिया कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन होगी, इसके एक तरफ का रीजन वेस्ट होगा और राइट साइड का रीजन ईस्ट होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने मान लिया, इसको अब मानना पड़ेगा। दूसरा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर का रीजन नॉर्थ होगा, नीचे का रीजन साउथ होगा, ये भी मान लिया गया। बॉल को बीच में से काट दिया, ऊपर का रीजन नॉर्थ बना दिया, नीचे का रीजन साउथ बना दिया। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे लोकेशन बताओ इंडिया की, तो आप कह सकते हो कि लैटिट्यूड्स के हिसाब से, ध्यान से सुनना, लैटिट्यूड्स के हिसाब से वो लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पर जाती है वो है इक्वेटर, और ये इक्वेटर लाइन देखो यहाँ से पास कर रही है ना, और हम इक्वेटर के ऊपर हैं, हमारी कंट्री इक्वेटर के ऊपर है, तो इस हिसाब से हम होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो आप बोल सकते हो कि लैटिट्यूड्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स वी आर अबव द इक्वेटर, सो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है अगर इक्वेटर की बात की जाए तो। और अब दूसरा देखो, और अगर प्राइम मेरिडियन लाइन जो यहाँ से पास कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी कंट्री ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है। तो अगर कोई पूछ ले लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो आप बोलोगे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, और लैटिट्यूड के हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखो, लैटिट्यूड लेटी वाली लाइन और इक्वेटर वो लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री पे पास हो रही है, और हम इक्वेटर के ऊपर हैं तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और प्राइम मेरिडियन लाइन के इधर रीजन में है इसलिए हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो कोई आपसे पूछे लोकेशन बताओ इंडिया का, तो बोल दोगे लैटिट्यूड्स के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारी कंट्री की लोकेशन हो गई। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब आप क्या बोलोगे, प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देखो, आप बोलोगे, मान लिया आप कोई लोकेशन पूछे तो आप बोल दोगे लैटिट्यूड्स के हिसाब से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लैटिट्यूड यहाँ से पास कर रही है ना, इक्वेटर यहाँ से पास कर रही है, इक्वेटर के हम ऊपर हैं तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। लेकिन अब देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये सारी कंट्रीज आ गई, आगे की नहीं आ गई, है कि नहीं? अब देखो, अब आप बोलोगे लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से तो हम प्राइम मेरिडियन लाइन, ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन के हम इधर हैं, ईस्टर्न पार्ट में हैं, तो हम ईस्ट में आ गए। लेकिन अब देखो, ईस्ट में तो ये सारी कंट्रीज भी आ गई ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है कि नहीं? तो फिक्स्ड लोकेशन कैसे बताओगे? आप बता सकते हो कि इक्वेटर के ऊपर है इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, प्राइम मेरिडियन लाइन के इधर हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो और भी बहुत सारी कंट्रीज लाई कर रही हैं, तो कैसे बताओगे एग्जैक्ट लोकेशन? एग्जैक्ट लोकेशन कैसे? जैसे कि मैंने पूछा कहाँ रहते हो, आपने बोल दिया कोलकाता में रहते हैं, लेकिन कोलकाता तो इतना बड़ा शहर है, उसमें कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन सा हाउस नंबर है बताना पड़ेगा ना। तो वही अब मैंने बताया था कि उसके लिए बहुत सारी और भी लैटिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं और बहुत सारी और लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई। मैंने बताया था कि इसका भी कोई रोल है। देखो, तो क्या रोल है इसका, समझते हैं। तो जो बहुत सारे लैटिट्यूड्स या बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स जो ड्रॉ किए गए थे उसका भी अपना एक रीज़न था। रीज़न यही था कि हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन बता सके किसी भी कंट्री का। तो देखो कैसे बताएंगे लोकेशन। अब जस्ट जूम करो, ये हमारा कंट्री इंडिया है कि नहीं? अब देखो, मैंने बताया कि बहुत सारी लैटिट्यूड्स और बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं हमारे पूरे अर्थ पे। तो देखो, हमारे इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, जो एकदम सदर्न मोस्ट टिप है, इसको छूते हुए भी तो कोई लैटिट्यूड जा रही होगी। यहाँ पे ड्रॉ नहीं की गई है आपकी बुक में, लेकिन इमेजिन करो कि बहुत सारी लैटिट्यूड और बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं और हर एक लैटिट्यूड की और हर एक लॉन्गिट्यूड की अपनी एक डिग्री है। तो इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप को छूते हुए कोई लैटिट्यूड जा रही होगी और उसकी अपनी एक डिग्री होगी। इसी तरह इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे नॉर्थ में जो टिप है, उसको छूते हुए भी कोई लैटिट्यूड जा रही होगी, अब उसकी एक अपनी डिग्री होगी, जा रही होगी नहीं जा रही होगी। इसी तरीके से इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको छूते हुए कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा। देखो ऐसे कोई लॉन्गिट्यूड्स, ऐसे इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो गुजरात है यहाँ पे, इसको टच करते हुए कोई लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से जा रहा होगा ना। इसी तरीके से कोई और लॉन्गिट्यूड इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, जो ये वाला पार्ट है,
उसको छूते हुए कोई और एक लॉन्गिट्यूड ऐसे जा रहा होगा ना। तो क्या समझो बात को कि इंडिया बहुत सारी लैटिट्यूड, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप को छूते हुए कोई एक लैटिट्यूड जारी होगी। इसी तरीके से इंडिया के नॉर्दर्न टिप को छूते हुए कोई एक लैटिट्यूड जारी होगी। इंडिया के वेस्टर्न टिप को छूते हुए कोई एक लॉन्गिट्यूड जारी होगी। और इंडिया के ईस्टर्न टिप को छूते हुए भी कोई एक लॉन्गिट्यूड जारी होगी ना। और हर एक लैटिट्यूड और हर एक लॉन्गिट्यूड की अपनी एक डिग्री होती है। बात को समझ रहे हो? तो हम बस अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। हम बता सकते हैं कि देखो मेरी कंट्री इंडिया है, इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट टिप को छूते हुए एक लैटिट्यूड जारी है और उस लैटिट्यूड की डिग्री ये है, फलाना डिग्री है। इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को छूते हुए एक और लैटिट्यूड जारी है, उसकी डिग्री ये है। इंडिया के वेस्टर्न टिप को छूते हुए एक लॉन्गिट्यूड जारी है, उसकी डिग्री ये है। और इंडिया के ईस्टर्न टिप को छूते हुए एक और लॉन्गिट्यूड जारी है और उसकी डिग्री ये है। इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। 2 मार्क में क्वेश्चन बनता है। चलो मैप पे अच्छे से समझाता हूँ। देखो हम आगे इंडिया के मैप पे। अब देखो यहाँ मैप पे, देखो यहाँ पे कोई लैटिट्यूड छूते हुए जारी होगी, उसकी डिग्री दी गई है 37 डिग्री 6 मिनट्स, इसकी डिग्री दी गई है। ठीक है, इधर देखो इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट टिप को छूते हुए कोई लॉन्गिट्यूड जारी है जिसकी डिग्री है 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स। इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को छूते हुए कोई लैटिट्यूड जारी है, यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, और इसी तरीके से इंडिया के ईस्टर्न पॉइंट को छूते हुए जारी है 97 डिग्री 25 मिनट्स, यहाँ से भी कोई लॉन्गिट्यूड जारी होगी। तो ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, देखो इंडिया के हर एक पॉइंट को छूते हुए कोई एक लैटिट्यूड या कोई एक लॉन्गिट्यूड जारी, यहाँ से 2 लैटिट्यूड जारी होंगी छूते हुए, 2 लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से जारी होंगी और चारों की अपनी अपनी एक डिग्री दी गई है ना। यहाँ पे चारों की अपनी अपनी एक डिग्री दी गई है। तो अगर कोई हमसे पूछ दे कि बताओ इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यही डिग्रीज को बता देना है कि देखो ये 4 डिग्रीज हैं। इंडिया के 4 एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स को छूते हुए जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड्स जा रही हैं उनकी ये 4 डिग्रीज हैं। अब तुम वर्ल्ड मैप पे खोज लो, क्योंकि हर वर्ल्ड मैप पे सारी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं और हर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अपनी एक डिग्री है। हर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने आप में यूनिक है, क्योंकि सबके पास अपनी एक डिग्री है ना, तो सब अपने आप में यूनिक है। तो हम बता सकते हैं कि ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड छूते हुए जा रही हैं। अब आप अपना वर्ल्ड मैप पे खोज लो, हमने तो अपना बता दिया, ये डिग्रीज हैं। तो इस तरीके से हम पिन पॉइंट लोकेशन बता सकते हैं वर्ल्ड मैप पे अपने देश का। अब देखो एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक लैटिट्यूड छूते हुए जा रही है तो उसकी डिग्री दी गई है। इसके साथ हम बगल में हमेशा एन लिख दिया करते हैं। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ, तो आप जब ये लिखोगे ना तो साथ में बगल में एन भी लिख देना। एन क्यों लिखना? एन इसलिए लिखा जाता है, मैंने आपको क्यों बताया था कि लैटिट्यूड्स के हिसाब से हम इक्वेटर के ऊपर हैं, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो उसी चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पे हमेशा एन लिख दिया जाता है। उसी चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए हमेशा यहाँ पे एन लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी सदर्न मोस्ट टिप को देखो, यहाँ भी छूते हुए कोई लैटिट्यूड जारी होगी, उसकी डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट्स पे, है ना। यहाँ पे भी आप एन लिखोगे। क्यों एन लिखोगे? कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं लैटिट्यूड्स के हिसाब से, तो यहाँ पे भी आप एन लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से कोई लैटिट्यूड जारी, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड जारी होगी, है ना, जिसकी डिग्री ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स। तो यहाँ पे आप इसके बगल में ई लिखोगे। ई क्यों लिखोगे? क्योंकि याद करो लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से हम प्राइम मेरिडियन लाइन के राइट हैंड साइड में है, तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से हम ईस्ट पार्ट में, तो आप यहाँ पे ई लिख दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई लॉन्गिट्यूड छूती हुई जा रही होगी, है ना, उसकी डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट्स। यहाँ बगल में भी आप ई लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। बात समझ रहे हो ना कि देखो हमने अपनी कंट्री को, जब हमने 4 ऐसी लाइंस बना दी, देखो एक सेकेंड, ये हाँ, यहाँ से 2 लैटिट्यूड जारी होंगी और यहाँ से 2 लॉन्गिट्यूड्स जारी होंगी।
तो हमारा कंट्री एक तरीके से बॉक्स में बंद हो गया ना। अब बॉक्स में बंद हो गया तो हर एक लैटिट्यूड की, हर एक लॉन्गिट्यूड की अपनी पर्टिकुलर डिग्री है। तो हम बस कुछ नहीं कर रहे, उन डिग्रीज को ही बता दे रहे हैं, जिससे वर्ल्ड मैप पे हमारी कंट्री को खोजना हो तो इन लैटिट्यूड्स और इन लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से कोई भी हमारी वर्ल्ड मैप पे हमारी कंट्री को पिन पॉइंट तरीके से खोज सकता है। कोई हमें दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होने वाली किसी को भी। और ये एन और ई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एन और ई इसलिए लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे भी तुम्हें दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट एन, 37 डिग्री 6 मिनट्स एन, 68 डिग्री 7 मिनट्स ई, 97 डिग्री 25 मिनट्स ई। क्यों? क्योंकि ये लैटिट्यूड्स के हिसाब से हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। तो याद करो, लैटिट्यूड्स ये लेटी हुई लाइंस के हिसाब से हम नॉर्थ में हैं, तो यहाँ पे इसलिए ई लिख दिया गया है। और प्राइम मेरिडियन लाइन लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ पे ई लिखा गया और यहाँ पे एन, सॉरी मैंने ई बोल दिया था आगे, तो यहाँ एन लिखा गया क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और प्राइम मेरिडियन लाइन के हिसाब से हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ पे ई लिख दिया गया है। समझ में आ गया? तो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपसे पूछेगा एग्जाम में 2 मार्क्स में, तो आप इसी को लिख दोगे और आपको 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ दी गई कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स पे नॉर्थ में हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो हमारी कंट्री के ये ऐसे ये लाइन, एक और इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है, एक और लैटिट्यूड ड्रॉ की गई है जिसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में इसका ये है डिग्री है, और ये ऐसे पार्ट पास कर रही है और हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। समझ में आ गया? और एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड इन सी इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था, वो 2004 में सुनामी में पानी में डूब गया था। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे 2 टर्म्स आपको मिल रहे होंगे। क्या? एक है इंडियन मेनलैंड और एक है इंडियन यूनियन। कौन कौन सा? देखो, एक है इंडियन मेनलैंड और एक है इंडियन यूनियन। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा गया है मेनलैंड एक्सटेंड्स, इंडिया के मेनलैंड का ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिया गया है। तो डिफरेंस क्या होता है मेनलैंड में और इंडियन यूनियन में? ये 2 बड़े अलग अलग टर्म्स हैं, याद रखना। देखो, जब हम बोलते हैं इंडियन मेनलैंड तो उसका मतलब होता है अपना ये वाला इंडिया का पूरा मैप जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा इंडिया, ये पूरा इंडिया, ये पूरा इंडिया जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये है हमारा इंडियन मेनलैंड, ठीक है। और जब आप बोलते हो इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन का मतलब होता है पूरा इंडिया। इस पूरा इंडिया में क्या किया? इस पूरे इंडिया में ये लक्षद्वीप, पास से दिखाता हूँ, ये देखो लक्षद्वीप, ये हमारे कुछ आइलैंड्स हैं इधर अरेबियन सी में, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ये दोनों आइलैंड ग्रुप भी आ जाते हैं। तो जब हम बोलते हैं इंडियन मेनलैंड तो केवल हम इस पोर्शन की बात करते हैं, केवल इस वाले पोर्शन की पूरी बात करते हैं, ठीक है। और जब हम बोलते थे इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन में जब हम बोलते हैं तो इंडियन यूनियन में इस वाले पोर्शन के साथ साथ ये दोनों पोर्शन भी उसमें ऐड हो जाती है। देखो यहाँ तक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ कहीं पे था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जो 2004 में पानी में डूब गया था। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो कन्याकुमारी है जो यहाँ पे है। और अगर पूछ ले इंडियन यूनियन का सदर्न पॉइंट, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो क्या है, तो वो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में था, जो 2004 में डूब गया। समझ में आ गया? तो अगर कोई कभी एग्जाम में पूरे इंडिया का पूछे सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। जब पूछ दे इंडियन यूनियन का या पूरे इंडिया का जब भी पूछे, तो आप बोलोगे कि इंदिरा पॉइंट है हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर कभी एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ दे कि इंडियन मेन लैंड का बताओ सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो उसको आप बताओगे कन्याकुमारी, इंडियन मेन लैंड का, ठीक है। और पूरे इंडिया का इंदिरा पॉइंट। चलो, ये हमने समझ लिया कि क्या डिफरेंस होता है मेन लैंड में और एक इंडियन यूनियन में। समझ में आ गया? अब हमने लोकेशन तो पढ़ ली इंडिया की कि वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना हो तो कैसे बताओगे? कुछ नहीं करना, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड्स के जो डिग्रीज दी गई है ना, इनको लिख देना, हो गया लोकेशन का काम खत्म, ठीक है। तो लोकेशन तो हमने पढ़ ली।
अब अगला टॉपिक आता है कि इंडिया की साइज, इंडिया कितना बड़ा है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस डाटा को याद रखना, ठीक है। इंडिया का जो पूरा एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड हमारे पास है। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड है। और इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन दी वर्ल्ड। और पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 हम लोग बन ही चुके हैं, ठीक है। और एरिया के मामले में अभी हम 7th लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हमसे ज़्यादा जिनके पास एरिया है वो है, ये देखो, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इधर अपना इंडिया आता है, देखो। तो ये 6 कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा लैंड इनके पास है। और इंडिया 7वें नंबर पे आता है एरिया के मामले में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब देख लो, हमारा जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर्स। और टोटल कोस्ट लाइन पूरा मिला के, इंडियन मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पूरा इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स। ये हमारा कोस्ट लाइन है। लैंड बॉर्डर का मतलब होता है ये वाला एरिया जो ज़मीन पे है, ठीक है। ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये लैंड बाउंड्री है, ठीक है। और कोस्ट लाइन मतलब ये सारा जो समुद्र से इलाका जो लगा हुआ हमारा, ये इलाका पूरा, ठीक है, ये। और ये जो आइलैंड्स हैं ये भी समुद्र से लगे हुए हैं, तो ये हमारी कोस्ट लाइन्स है। तो लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब आगे देख लो, इंडिया के एक साइड से यंगफॉल हिमालयाज माउंटेन्स है, ठीक है। और जैसे ही हम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे जाते हैं, हमारा कंट्री टैपर होना शुरू करता है। टैपर का मतलब फिर से देखो, यहाँ पे 24 डिग्री है, तो इधर से समझ लो कहीं से 22 डिग्री की लैटिट्यूड यहाँ से कहीं से गई होगी, है ना। इस लैटिट्यूड के नीचे जैसे ही हम आते हैं तो देखो हमारी कंट्री पतली होनी शुरू हो जाती है। इंडिया का जो मैप है वो टैपर करना शुरू हो जाता है। देखो धीरे धीरे, देखो यहाँ से हमारे ये जो एरिया है पूरा पतला होना शुरू हो जाता है। और हम पूरे इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ आ जाती है अरेबियन सी, दूसरी तरफ आ जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, ये वाला एरिया, ये ऊपर का एरिया। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते जाते हैं तो एरिया पतला होता जा रहा है। और हमने इंडियन ओशन को 2 पार्ट में हमारी कंट्री ने डिवाइड कर रखा है। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। और अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को लगता होगा और आपको भी लगता होगा कि देखो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ज़्यादा लंबा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ये एरिया। लोगों को लगता होगा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जाना ज़्यादा दूर पड़ेगा, लेकिन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश का एरिया थोड़ा कम होगा, लगता होगा ना। लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरा एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया लगभग सेम है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये पूरा एरिया जो है वो कितना बड़ा है, 3,214 किलोमीटर का है। और ये एरिया 2,933 किलोमीटर का है। तो मतलब कुछ 100-200 किलोमीटर का ही फर्क है। ये एरिया और ये एरिया लगभग लगभग बराबर है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, ऐसा है, अज्यूम ऐसा करते हैं कि ये वाला एरिया ज़्यादा लंबा है, ऐसा लोग अज्यूम करते हैं, बट ऐसा है नहीं। यहाँ से नीचे तक का एरिया और इधर से इधर तक का एरिया दोनों तो लगभग लगभग बराबर ही हैं डिस्टेंस के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आगे पढ़ें इसको, आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ जो है वो 2 काम करती है। कौन से 2 काम? अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ये आपने पढ़ा, छोटे क्लास में सुना होगा ये लाइन, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस है रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में। और अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे ना तो आगे चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है और टीचर्स इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। बट अगर आप मेरे से पढ़ने के बाद जब आपके पास कन्फ्यूजन रह जाता है तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ और ध्यान से सुनना कि क्या डिफरेंस होता है रोटेशन में और रिवॉल्यूशन। जब हम कहते हैं कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
इन रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। जिन बच्चों को पता है वो यहाँ पे पॉज करेंगे और कमेंट में लिखेंगे क्या है, और जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो सपोज रोटेशन क्या होती है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर एक इंसान को खड़ा कर दिया, मान लो ये आप ही हो, खड़े हो गए इस पॉइंट पे, और मैंने कहा कि इसी पॉइंट पे खड़े खड़े घूमो, आगे नहीं बढ़ना है, इसी एग्जैक्ट एक पॉइंट पे खड़े होके गोल गोल घूमो। इसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेट करना, अपने एक पॉइंट पे खड़े होके रोटेट करना, घूमना गोल गोल, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ भी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, मैंने बोल दिया कि जैसे एक पॉइंट पे खड़े होके घूम रहे हो ना, ऐसे ही घूमते घूमते ही अब आगे बढ़ो, ऐसे चक्री की तरह घूमते घूमते ही आप आगे बढ़ो। जैसे लट्टू देखना बच्चे गांव में खेलते हैं, या कार्टून आपने देखा होगा, बेब्लेड कार्टून आता था, उसमें आपने देखा होगा जैसे बेब्लेड्स घूमते घूमते आगे बढ़ते हैं, ऐसे लट्टू होता है वो घूमते घूमते आगे बढ़ता है। तो मैंने कह दिया कि तुम पहले अब घूम रहे थे, तो एक पॉइंट पे खड़े हुए घूम रहे थे, तो ये है रोटेशन। अब घूमते घूमते आगे बढ़ो, ये है रिवॉल्यूशन, है ना। घूमते घूमते किसी का चक्कर लगाओ, ये है रिवॉल्यूशन। तो अर्थ रोटेशन भी कर रही है, मतलब अपने पॉइंट पे खड़ी होके घूम भी रही है। अर्थ क्या कर रही है, अपने पॉइंट पे खड़ी होके भी घूम रही है, अपने पॉइंट पे खड़ी खड़ी भी घूम रही है, और घूमते घूमते ही सन का चक्कर लगा रही है। मान लो बीच में यहाँ कहीं सन है, ठीक है, तो सन का भी चक्कर ऐसे घूमते घूमते अर्थ लगा रही है, अपने पॉइंट पे भी खड़ी घूम रही है और घूमते घूमते पूरे सन का चक्कर लगा रही है। जब अर्थ पूरे सन का एक चक्कर लगा लेती है तो उसको हम बोलते हैं हमारा 1 ईयर हो गया, 365 डेज हमारे बीत गए, 365 डेज हमारे बीत गए, इसको हम बोलते हैं हमारा एक साल पूरा हो गया। और जब अपने ही एक्सिस पे, मतलब खुद का ही एक चक्कर लगाने में अर्थ को जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं एक दिन पूरे हो गए। जैसे मैंने एक आदमी को एक पॉइंट पे खड़ा किया, कहा घूमो, तो एक चक्कर उस पॉइंट पे खड़े खड़े एक चक्कर मारने में उसको कितना लगेगा, उसको कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो अर्थ को एक ही पॉइंट पे खड़े खड़े एक चक्कर मारने में 24 आवर्स लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा एक दिन बीत गया। समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस होता है रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में। अब आगे समझते हैं। अब जो हमारी अर्थ है जब वो रोटेट करती है, तो रोटेट करते करते मान लिया ये हमारा सन है, ये हमारा सन है इधर कहीं, और ये हमारी अर्थ है ना। अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते करते अर्थ का कोई पार्ट सन के पहले आ जाता हो, सन के आगे आ जाता होगा, तो वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो पार्ट पीछे हो जाता है वहाँ पे रात हो जाती है। जैसे कि कभी अमेरिका में अगर रात हो रही है तो इंडिया में दिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज करो, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये सन है, ये अर्थ है, मान लो अभी सनरेज यहाँ पड़ रही हैं, इधर साइड अमेरिका है तो यहाँ दिन हो जाएगा, पीछे साइड सनरेज नहीं आ रही हैं, उधर इंडिया, मान लो उधर रात हो जाएगी। फिर अर्थ जब घूम जाएगी तो घूम के इंडिया वाला पोर्शन सन के आगे आ जाएगा, तो वहाँ दिन हो जाएगा, और अमेरिका का पोर्शन पीछे चला जाएगा तो वहाँ रात हो जाएगी। तो अर्थ घूम रही है और घूमने की वजह से ही दिन और रात हो रहे हैं। और अब देखो, जो एक सेकेंड, ये अर्थ है मान लिया, लैटिट्यूड्स भी ऐसे ही ड्रॉ होते हैं हॉरिजॉन्टली, और अर्थ ऐसे ही घूम भी रही है, तो कहाँ दिन होगा कहाँ रात होगी, वो लैटिट्यूड्स की वजह से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, द लैटिट्यूड एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डे और नाइट के बारे में लैटिट्यूड्स की वजह से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पता कर पाते हैं, क्योंकि अर्थ घूम रही है, घूमने की वजह से ही दिन और रात हो रही है। और कैसे घूम रही है, ऐसे ही ना घूम रही है, और लैटिट्यूड्स भी ऐसे ही ड्रॉ किए गए हैं, है ना। तो लैटिट्यूड्स की वजह से हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि कहाँ पे दिन हो रहा है, कहाँ पे रात हो रही है, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, इंडिया के अंदर, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय के आगे पीछे है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अगर मान लो सूरज 6 बजे निकल जा रहा है, 6 बजे नहीं, मान लो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे, सूरज सुबह 4 बजे निकल रहा है, ठीक है, तो गुजरात में सूरज सुबह 6 बजे निकलेगा। समझ में आया? गुजरात 2 घंटा पीछे चलेगा। क्यों? अरुणाचल, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि अर्थ घूम रही है, घूमने की वजह से ही दिन और रात हो रही है। तो मान लो इंडिया आ गया सन के आगे आ गया, तो एकदम से आगे थोड़ी आ जाएगा, अर्थ भी तो घूमते हुए ना सन के आगे आएगी, सन है तो अर्थ भी तो घूमते, धीरे धीरे घूमते हुए आगे आएगी। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है
वो सन के आगे आएगा, सबसे पहले आगे आएगा। तो सन की रेस सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे पड़ेगी, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में दिन जल्दी होगा, जैसे कि वहाँ सूरज सुबह 4 बजे निकल गया। और गुजरात वाला रीजन जो है, जो ये रीजन है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकल जाएगा। गुजरात वाला रीजन जो है, वहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी लेट से पहुँचेगी, तो वहाँ पे जो दिन है वो थोड़ा देर से होगा। सुबह मान लिया अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे निकल रहा है सूरज, तो गुजरात में सुबह 6 बजे सूरज निकलेगा। देयर इज अ टाइम लैग, टाइम का 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तो अब इस टाइम लैग से तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी निकल गया, गुजरात में सूरज बाद में निकल रहा है, वहाँ दिन जल्दी हो जाएगा, यहाँ दिन बाद नहीं होगा। तो अब मान लिया कोई एग्ज़ाम ही लेना है, कुछ टाइम ही अनाउंस करना है, मान लिया कोई एग्ज़ाम है, तो कितने बजे तय करोगे? अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी निकल गया, वहाँ दिन जल्दी हो गया, गुजरात में दिन रात में हो रहा है। मान लिया कोई टाइम ऐसा सेट कर दिया गया कि मान लिया अरुणाचल प्रदेश में दिन जल्दी निकल गया, तो वहाँ के बच्चे कहे ठीक है हम स्कूल जा रहे हैं, और गुजरात के बच्चों में यहाँ पे तो रात ही होती रही गुजरात में। 2 घंटे का डिफरेंस है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। तो कैसे किया जाए, घड़ियाँ अपना समय कैसे दिखाएंगी? तो उसके लिए कुछ एक निकाला गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन देखो, यहाँ से इंडिया के ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है जो बीच से इंडिया के जा रही है। ये इंडिया में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से होते हुए पास करती है, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या बोला कि देखो, अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी निकल रहा है, वहाँ सुबह जल्दी हो जाएगी, गुजरात में सूरज बाद में निकल रहा है, वहाँ सुबह बाद में होगी, तो टाइम किसका माना जाए? तो साइंटिस्ट ने कहा ना अरुणाचल वालों की बात मानेंगे ना गुजरात वालों की बात मानेंगे, बीच का रास्ता निकालते हैं। जैसे दुकान पे आप जाते हो बार्गेन करने के लिए, तो दुकानदार कुछ प्राइस बोलता है 500, आपकी मम्मी ने बोला कि नहीं हम तो 300 में जाएंगे, तो दुकानदार ने कहा चलिए 400 में बात फिक्स कर लेते हैं, 400 में सामान दे देता है, तो बीच का प्राइस निकल जाता है ना। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि बीच का रास्ता निकाल देते हैं। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह बहुत जल्दी हो जा रही है, गुजरात में बाद में हो रही है, तो क्या कहा कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया के लगभग सेंट्रल में आता है, तो और वहाँ पे लाइन पास करती है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पे जो लाइन पास करती है, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया गया। इसको हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, और घड़ी जो है, घड़ियाँ पूरी इंडिया में समय वही दिखाएंगी जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में समय हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लगभग सेंट्रल में आता है। तो ना गुजरात वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ना अरुणाचल प्रदेश वालों का होगा, बीच का रास्ता निकल गया। बीच से हमारी ये लाइन पास कर रही है। कह दिया गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश के रीजन में जहाँ मिर्ज़ापुर पड़ रहा है, उस रीजन में जो टाइम होगा हम उसको मानेंगे पूरे इंडिया में, ना गुजरात वालों की मानेंगे ना अरुणाचल प्रदेश वालों की बात मानेंगे। तो ये समाधान निकल गया समस्या का। तो यहाँ पे हमारी बात ये भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से हमारे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो खत्म हो गया लगभग। अब जो है थ्योरी वाला पार्ट है, बस थ्योरी है जो हमें थोड़ी बहुत पढ़नी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड में कैसे रिलेशंस रहे, कहाँ पे हमारी लोकेशन है। तो अब दोबारा वर्ल्ड मैप पे आ जाते हैं। तो देखो, एशिया में हम एक सेंट्रल पोजीशन में हमारी कंट्री है, बीच में हमारी कंट्री है, और एशिया का सदर्न एक्सटेंशन है हम। देखो, एशिया के साउथ में भी नीचे से आ रहे ना, एक एक्सटेंशन है हम हमारी कंट्री, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, हमारी कंट्री जो है इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है। ये इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन यहाँ पे है ना, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है। इसकी वजह से ही पूरा इंडियन ओशन का नाम ही रख दिया गया इंडियन ओशन, क्योंकि हम सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है ना। अपनी इस लंबी कोस्ट लाइन की वजह से देखो, हम यहाँ से अफ्रीका में भी ट्रेड करते हैं, बाय सी अफ्रीका में भी ट्रेड करते हैं, ये अरब कंट्रीज में भी ट्रेड करते हैं, और यूरोप में भी ट्रेड कर लेते हैं इस रूट से। तो हम अफ्रीका में, यूरोप में, अरब कंट्रीज में सब जगह ट्रेड कर लेते हैं, और यहाँ से होते हुए अमेरिका वगैरह भी चले जाते हैं, है ना। तो इंडिया जो है अपनी सी रूट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारी, हम हर जगह ट्रेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिया गया है आपकी बुक में, स्विस कैनाल के बारे में। स्विस कैनाल क्या है, देखो, पहले इंडिया को यूरोप से ट्रेड करने के लिए, मान लिया ये इंडिया है, ऐसे घूम के यूरोप जाना पड़ता था, यही रास्ता दिख रहा ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्विस कैनाल बनाया गया। स्विस कैनाल देखो, ये एरिया देखना, ध्यान से देखना, अफ्रीका और अरब के बीच में देखो एक छोटा सा को गैप यहाँ दिख रहा होगा। यहीं पे पहले ये पूरा ज़मीन हुआ करती थी, ये पूरी अफ्रीका और यूरोप आपस में ज़मीन से कनेक्टेड थे, ठीक है। इसलिए यहाँ से शिप तो जा नहीं पाती थी। बाद में इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे खुदाई वगैरह करके ये गैप तैयार कर दिया,
गैप, देखो छोटा सा गैप तैयार कर दिया, जिससे अब शिप्स जो है ना डायरेक्टली इंडिया से होते हुए, इस रूट से होती हुई, यहाँ पे छोटा सा गैप है तो गैप से निकलती हुई डायरेक्टली यूरोप पहुंच जाएंगी। अब इंडिया की जो डिस्टेंस थी यूरोप से वो और कम हो गई, वरना पहले इंडिया को पूरा ऐसे घूमते हुए यूरोप पहुंचना पड़ता था, अब ऐसे होते हुए पतला सा निकल, तो इसी को हम बोलते हैं स्विस कैनाल। कैनाल बना दिया छोटा सा, यहाँ पे जगह बना दिया, जो छोटा सा गैप है यहाँ पे बना दिया गया स्विस कैनाल खुदाई करके, कि यहाँ से शिप्स पास हो पाए, ट्रेड और इजी हो जाए, कनेक्शन हमारे और स्ट्रांग हो जाए सी रूट से। तो यहाँ पे दिया गया है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर्स। 7000 किलोमीटर अब इंडियंस को कम ट्रेवल करना पड़ता है यूरोप तक जाने के लिए, अब डिस्टेंस बहुत छोटी हो गई है स्विस कैनाल की ओपनिंग से। 1869 में ये ओपन हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इंडिया की जो वर्ल्ड के साथ रिलेशन है वो बहुत पुराने हैं। देखो ज़मीन के थ्रू पहाड़ों को पार करते हुए ट्रेवलर्स इंडिया आते भी थे, और इंडिया से लोग पूरी दुनिया में जाते भी थे। तो इसकी वजह से कल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सचेंज यहाँ पे देखा गया। हमारे रामायणा, उपनिषद, हमारी पंचतंत्रा, हमारा जो नंबर सिस्टम था, है ना, जो डेसिमल सिस्टम था, 0, 0.5 डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम, हमारे स्पाइसेस, मजलिन्स में फाइन क्लॉथ्स, मर्चेंडाइज, सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में गई। और वर्ल्ड से भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्रीक्स का जो आर्किटेक्चर था, जैसे डोम्स, मतलब जो गुंबद वगैरह बन जाते हैं, मिनारेट्स, जो मीनारें वगैरह बनती हैं, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड से भारत में भी आई। और भारत से चीज़ें जो गई यहाँ पे लिखी हैं, उपनिषद, पंचतंत्र, रामायण, स्पाइसेस, मजलिन्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल। तो इंडिया से बहुत सारी चीज़ें बाहर भी गई, बाहर से बहुत सारी चीज़ें इंडिया भी आई। तो ये सारी जो हमारा रिलेशनशिप था वर्ल्ड के साथ, ये ज़्यादातर पहले के टाइम पे बाय लैंड ही था, बाय सी नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो पहाड़ों को पार करते हुए लोग कहीं दूर दूर तक चले जाया करते थे, लेकिन शिप न होने की वजह से समुद्र में तो तैर के जाएंगे नहीं, तो समुद्र से हमारा जो सी रूट्स थे वो बहुत बाद में डिस्कवर हुए, जब शिप्स डिस्कवर हो गई। लेकिन बाय लैंड हमारे कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड के साथ बहुत पुराने रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम एक्सचेंज करते रहे। बहुत सारी चीज़ें इंडिया आई और बहुत सारी चीज़ें हमने इंडिया से बाहर भेजी, कल्चर एक्सचेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई, और एक दोनों वर्ल्ड को भी इंडिया से बहुत फ़ायदा हुआ, इंडिया को वर्ल्ड से बहुत फ़ायदा हुआ इसमें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ना इंडियन नेबर्स। इंडिया के कौन कौन से नेबर्स? तो अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये चेंज हो जाता है अक्सर, तो इस पर आप अपना एग्जाम से पहले नज़र बनाए रखना। ठीक है, तो इंडिया में इस समय 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडियन नेबर्स की बात की जाए तो हमारे नेबर्स पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, इसके अलावा 2 आइलैंड कंट्रीज भी हमारी नेबर हैं, जो कि हैं श्रीलंका और मालदीव। चलो वर्ल्ड मैप एक बार देख लेते हैं। देखो ये इंडिया है, ये आ गया इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इधर नीचे आओ, ये आ गया अपना श्रीलंका, और यहाँ नीचे, और यहाँ पे मैप खत्म हो गया वर्ल्ड मैप में। देखना यहाँ पे मालदीव्स, छोटी सी आइलैंड कंट्री, ऐसे डॉट डॉट बना होगा, तो ये मालदीव्स है। तो ये हमारे इंडिया के टोटल नेबर्स हैं। श्रीलंका तो अपना ही, अरे लक्षद्वीप तो अपना ही पार्ट है। ठीक है, मालदीव्स नीचे है, ये अलग सेपरेट कंट्री है मालदीव्स। ठीक है, और ये श्रीलंका है। तो लक्षद्वीप तो अपना ही पार्ट है, लक्षद्वीप अंडमान अपना ही, अंडमान निकोबार अपना ही पार्ट्स है, और मालदीव्स नीचे है, दूसरी कंट्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको बॉक्स में दे दिया गया है, प्रिंसली स्टेट्स के और प्रोविंसेस के बारे में 1947 से पहले। देखो 1947 जब हमारा देश गुलाम था, उससे पहले जब हमारा देश गुलाम था 1947 से पहले, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में। एक होते थे ऐसे प्रोविंसेस जहाँ पे डायरेक्टली वॉइस राय अपना एक ब्रिटिश ऑफिशियल बैठाते थे और वो पूरे स्टेट को संभालता था, ये हो गया। और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में ये होता था कि वहाँ के जो लोकल किंग है, जो लोकल नवाब है, जो लोकल राजा महाराजा हैं, वो वहाँ पे रूल कर सकते हैं, लोकल मैटर्स पे अपना फैसला, अपना तरह से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स की सोवर्निटी यानी उनकी संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ेगी, उनकी गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स को लोग टैक्सेस पे करते थे, ब्रिटिशर्स को रूल ना तो उसको मानते थे, सर झुका के ब्रिटिशर्स की सारी बातें नहीं माननी पड़ती थी, बस अपने जो रीजन में, लोकल रीजन में ये राज कर सकते थे, लोकल मुद्दों पर अपने थोड़े बहुत फैसले ले सकते थे, बट ब्रिटिशर्स के अंडर ही काम करते थे। तो ये थे प्रिंसली स्टेट्स।
और दूसरे होते थे प्रोविंस, जो पूरी तरीके से ब्रिटिश के अंडर में, वहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल्स बैठाए जाते थे, वो पूरा अपना संभालते थे प्रोविंस। तो दो तरह के स्टेट्स, एक होते थे प्रोविंसेस और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी फैक्ट की बात दे दी गई है। क्या? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी known as Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated south to the Lakshadweep Islands. अब देखो, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये देखो, ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये है श्रीलंका। यहाँ देखो लैंड है थोड़ा थोड़ा, है ना, और इसके बीच में थोड़ा छोटा सा एक गैप है, जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, एक नैरो वाटर पैसेज है, जिसकी वजह से दो कंट्रीज, दो लैंड मासेस आपस में सेपरेट हो गए। तो इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है, डेफिनेशन याद कर लो, अ स्मॉल नैरो वाटरवे विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस एंड जॉइन टू मेजर वाटर बॉडीज, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब वो छोटा सा पानी का रास्ता जो दो बड़े वाटर बॉडीज को तो जोड़ दे, लेकिन दो अलग अलग लैंड मास को बीच से काट दे। तो यही होता है। देखो, ये छोटा सा पानी का टुकड़े से, छोटा सा पानी का टुकड़े की वजह से ये अपना जो बे ऑफ बंगाल वाला पूरा है, ये गल्फ ऑफ मन्नार इधर इससे पूरे इंडियन ओशन से मिक्स हो जा रहा है, और ये इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब समझ गया ना, और पाल्क नाम दिया गया। तो पाल्क स्ट्रेट है, जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका आपस में सेपरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, वो छोटा सा वाटरवे जिसकी वजह से दो बड़े लैंड मास सेपरेट हो जाए और दो वाटर बॉडीज मिल जाए, छोटा सा वाटरवे। तो यहाँ छोटा सा वाटरवे है, जिसकी वजह से ये समुद्र आपस में मिल गए और दो लैंड मासेस आपस में कट गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट हो गया। और एक और पॉइंट, एक और मैं बता दूं, पेनिनसुलर क्या होता है। पेनिनसुलर यहाँ पे ऊपर टर्म दिया था, मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। पेनिनसुलर का मतलब होता है वो लैंड जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड से, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। तो ये डक्कन पेनिनसुलर, देखो ये पेनिनसुलर है ना, देखो इधर से पानी है, इधर से पानी है, इधर से पानी है, और एक तरफ से लैंड है। तो वो लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। याद रखना, वो लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से लैंड से, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये इंडियन पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है। इधर से ये पानी, नीचे भी पानी, और केवल ऊपर इधर केवल लैंड है। तो ये पेनिनसुला रीजन है, समझ गए? तीन तरफ से पानी, एक तरफ से लैंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट डाउन द इंडियन स्टैंडर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।